हेलो। हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल है सर? बस बढ़िया, तो बता। बस बढ़िया सर। उठ गया जल्दी है? तो जल्दी उठ जाता है 7 बजे। सर आजकल उठना पड़ता है, कोर्स कैसे रिवाइज करूंगा? पूरे दिन की बात रह गई। हाँ जी सर। मुश्किल से 15 दिन। 1 तारीख से तो एग्जाम शुरू, कब है पेपर? 1 को है, 2 को है? एक को सर, पहला फिजिक्स। अच्छा, पहला फिजिक्स ही है और 1 तारीख को ही है ना? हाँ जी सर। ठीक है, फिर तो खींचते हैं फटाफट से। हाँ जी सर। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर काफी कुछ पढ़ा था। मुद्दे। सर पहले तो हमने देखा था, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में हमने हम्म। शुरू किया था। ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट एक्सपैंड्स, मतलब सर पूरा ज्योमेट्रिकली एक्सपैंड करता है। हम्म। मतलब प्रोपोर्शन वो, इसमें ये नहीं होता कि अगर लेंथ एक्सपैंड करिए तो ब्रेथ कम हो जाएगा, इसमें दोनों तरफ से एक्सपैंड करेगा। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन बोलते हैं। हाँ जी अगर सर। ऑब्जेक्ट में कोई कैविटी है तो कैविटी भी इंक्रीज कर जाएगी साइज। यूज कर जाएगी। हाँ जी सर। सो हम्म। फिर हमने इसमें देखा था कि लेंथ इज क्वेश्चन। डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल टू, हाँ ठीक है, बोल बोल बोल। लेंथ इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल टू सर चेंज इन टेम्परेचर और राइज इन टेम्परेचर। हम्म। और सर डेल्टा एल सर, और चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आल्सो, कि जितनी दोनों ज्यादा तरफ। लेंथ होगी उतनी इंक्रीज भी हम्म। होगी। हम्म। और सर फिर हमने एक कांस्टेंट देखा था, हम्म। टेम्परेचर कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हम्म। अल्फा। तो हमने फॉर्मूला आ गया था, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा डी थीटा। ठीक है। सो फिर इसके बाद हमने सर वो देखा था कि अगर हम रिंग ले ले तो उसमें फोटोग्राफिक एक्सपेंशन देखा था हमने, कि उसकी कैविटी भी इंक्रीज होगी और वो भी इंक्रीज होगा जो उसका सॉलिड पार्ट है। बिल्कुल। एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर। एक सॉलिड स्फीयर है हाँ जी। ऑफ रेडियस आर, हाँ जी और एक हॉलो स्फीयर है। सर, ये मैंने अभी सर्वे जेबेट में देखा है, क्विज क्या में था बात है! ये। तो मेरे को पूछने थे जरा क्वेश्चन, ठीक है? 2 क्वेश्चन है। हाँ जी। दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। हाँ जी। दोनों के दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। हाँ जी। अब पहला है, इफ the temperature is raised by same amount, हाँ जी which will expand more? सर, होलो वाला ज्यादा एक्सपेंड करेगा। क्यों? सर क्योंकि उसमें जो हमारा होलो वाला है उसमें जो सॉलिड पार्ट है वो डिस्टेंस आर पे है, बट जो हमारा दूसरा वाला है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम्म। उसमें अगर उसमें हम 2 पॉइंट्स ले ले। जरा ध्यान से समझ। सेम मटेरियल का मतलब है अल्फा दोनों का सेम होगा। हाँ जी सर, होगा। और डेल्टा आर किसी भी लीनियर डायमेंशन के लिए फॉर्मूला यही लगाना है। हाँ जी सर, लगाना है। तो ओरिजिनल रेडियस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हाँ जी सर। ओरिजिनल रेडियस दोनों का सेम है। यस सर, सेम है। अल्फा सेम। दोनों का सेम है। हाँ जी सर, सेम है। और डेल्टा थीटा भी मैंने सेम रखा है। हाँ जी So they will expand by same amount. सर, बट जब भी हम If देखते हैं कि they are प्लास्टिक की given बॉल। same amount of heat, if they are given same amount of heat, which will expand more? सेम अमाउंट ऑफ हीट। इसको भी Q amount of heat दे दी, हाँ जी। और इसको भी Q amount of heat दे दी। किसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा? इसमें तो हॉलो वाले का होना चाहिए। क्यों? सो मैं तो डेल्टा। इसका एग्जांपल लेके वो देख रहा हूँ कि अगर प्लास्टिक बॉल को हम हीट देते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी। यहाँ देख, डेल्टा आर जो है वो ओरिजिनल रेडियस पे डिपेंड करता है, अल्फा पे डिपेंड करता है, और राइज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हाँ जी। ओरिजिनल रेडियस दोनों का सेम है।
हाँ जी। अल्फा भी दोनों का सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है। व्हाट अबाउट डेल्टा थीटा? डेल्टा थीटा के लिए Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ जी सर। अब Q दोनों का सेम है, C करेक्ट सर। दोनों का सेम है, बट मास डिफरेंट है। डेल्टा थीटा की वैल्यू Q ओवर एम सी होगी। हाँ जी सर, होगी। जिसका मास कम होगा उसका राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। तो हॉलो वाले का राइज इन टेम्परेचर ज़्यादा होगा। हाँ जी। क्यों? हाँ जी सर, होगा। सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर इसका मास कम होने की वजह से इसका टेम्परेचर ज़्यादा अमाउंट से राइज करेगा, इसलिए इसके अंदर एक्सपेंशन ज़्यादा आएगी। ठीक है। हाँ जी सर। अब तूने देखा क्या क्वेश्चन देखा था सर्वे के अंदर? सर उसमें आंसर थोड़ी थे। क्वेश्चन क्या था? सर उसमें था कि दो स्फेयर्स है सेम मेटल के हैं, एक हॉलो है और दूसरा सॉलिड है। हम्म। और दोनों को हमने सेम टेम्परेचर से इंक्रीज करा है। हम्म। तो कौन सा स्फेयर ज्यादा एक्सपैंड करेगा? तो दोनों सेम अमाउंट से एक्सपैंड काउंट करेंगे करेगा। और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं सर्वे में। अच्छा। न्यूमेरिकल्स में ऑड नंबर प्रॉब्लम्स के आंसर दिए होते हैं, लेकिन ये वाली क्वेश्चंस के तो सबके दिए रहते हैं, पीछे होंगे। क्या ओके नाम सर। है इस क्वेश्चन का? क्वेश्चंस में है या इन चैप्टर एक्सरसाइज है, क्या है ये? सर क्विक क्विज। हाँ, क्विक क्विज पीछे। सारी की सारी क्विक क्विजेज के आंसर होंगे पीछे। अच्छा सर, एक और था इसका क्विक क्विज हम्म। का क्वेश्चन। हम्म। सर इसमें, इफ यू आर आस्क्ड टू मेक अ सेंसिटिव ग्लास थर्मोमीटर, हम्म। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग लिक्विड्स विल यू चूज? हम्म। एक मर्क्यूरी दे रखा है, एक अल्कोहल दे रखा है, गैसोलीन और एक ग्लिसरीन। हम्म। सर तो मर्क्यूरी चूज करेंगे हम इसमें। तो सेंसिटिव का क्या सिग्निफिकेंस है? सेंसिटिव का मतलब है जल्दी कि टू। जो चेंज इन टेम्परेचर को अच्छे से रिस्पॉन्ड करे। सेंसिटिव वही होगा ना जो थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तो हाँ उसको जी। अच्छे से रिस्पॉन्ड करे। सर तो मैं इसमें सोच रहा था कि जिसका अल्फा सबसे अच्छा होगा वो हम लेंगे। तो जिसका कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अच्छा होगा वो लेंगे। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा विच वन ऑफ देम हैज लार्जेस्ट कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा। और उसके अलावा और भी लिमिटेशंस होती हैं। अल्कोहल तो वेपोरेट ही हो जाता है, तो मुझे लगता है अल्कोहल पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा। हाँ जी सर। ओके सर। तो ये डेटा देखना पड़ेगा तेरे को, ठीक है। हाँ जी सर। और सर और क्या इसके पढ़ा बाद था फिर थर्मल हम एक्सपेंशन के बाद? सर इसके बाद फिर हमने सरफेस एरिया देखा था, उसका बीटा हम्म। होता है कोफिशिएंट ऑफ एरिया। हम्म। तो बीटा इज इक्वल्स टू 1/DA/डी डी थीटा। हम्म। और ऐसी सब फिर हमने वॉल्यूम का देखा था। हम्म। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन का गामा होता है 1/V/dV/d थीटा। ठीक है। सो फिर डेल्टा इसका फॉर्मूले से बन जाता है S B डेल्टा थीटा। हम्म। और डेल्टा V गामा डेल्टा थीटा हो जाता है। ठीक है। सो फिर हमने एक रिलेशन देखा था, हम्म। जो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा हो जाता है। प्रूव करना आता है ये? हाँ जी सर। कैसे करेगा? सर इसको हम पहले हम V इज इक्वल्स टू 4/3 πr³ ले लेते हैं वॉल्यूम। हम्म। जैसे हम कोई एक स्फीयर ले लेते हैं। हम्म। सर इसको फिर हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम्म। सर dV/dr से डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये होगा हम्म। 3 से 3 कैंसर। फिर अब एक बार हम अब इसको हम dV इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो dV/dV। और मतलब सर पहले dr को राइट हैंड साइड ले लेते हैं फिर डिवाइड करेंगे। हम्म। तो dV/V इज इक्वल्स टू, सब कैंसिल होगा, सिर्फ 3 सर ये, और 4 dr/r बचे, 3 dr/r बचेगा शायद। हाँ। और dr/r हमारा अल्फा होता है। D/R अल्फा डेल्टा थीटा होता है, dV/V गामा डेल्टा थीटा होता है। गामा डेल्टा थीटा दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा फिर आएगा। ठीक है। हाँ जी सर। सर एक बीटा टू अल्फा का भी हमें थे।
ठीक है, कर लेंगे। और बता। सर फिर इसके बाद हमने सर क्वेश्चन करा था, हम्म। क्वेश्चंस करे थे, फिर हमने सर हम लिक्विड पे चले गए थे, लिक्विड की वो लिक्विड कैरेक्टरिस्टिक की प्रॉपर्टी। थर्मल एक्सपेंशन पढ़ी थी हमने। हाँ जी सर, डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका सिर्फ, हम्म। उसमें से सिर्फ एक एप्लीकेबल होता है, डेल्टा वी एल इज इक्वल टू हम्म। वी गामा डेल्टा थीटा। सही है। हाँ जी। और सर फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, मतलब हमने क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर रहे थे कि अगर कंटेनर में फुल अमाउंट में वाटर भर दिया हम्म। हमने, हम्म। और तो अगर हीट प्रोवाइड करी तो कित तो वो थ्रू बाहर, मतलब कितने अमाउंट से बाहर गिर जाएगा। ठीक है। ठीक है। ये क्वेश्चन किया था। हम्म। सो फिर हमने डेंसिटी देखी थी, ये इफेक्ट ऑफ डेंसिटी वगैरह, रो ठीक है। डेल्टा रो बाय रो। फिर इसके बाद हमने फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स का देखा था, एप्लीकेशंस देखी थी सर हमने इसकी, हम्म। कि कितना सबमर्ज रहेगा और उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, वो ये देखा था। हम्म। इसी पे सर फिर हमने क्वेश्चन स्टील रूलर वाला किया था, कि वो अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे बनता है तो अगर फिफ्टी हाँ। डिग्री सेल्सियस हो हम्म। जाए तो हम्म। मेजरमेंट में क्या फर्क आएगा। ठीक है, बिल्कुल। आगे ये जैसे एप्लीकेशन होगी। और भी एप्लीकेशन देखी थी, बड़ी जल्दी जल्दी बता, क्या क्या एप्लीकेशन देखी थी? एक स्केल वाली देखी थी, स्केल की सर ट्रू रीडिंग पेंडुलम कैसे की देखी निकालनी है। थी। पेंडुलम में क्या कैलकुलेट किया था हमने? सर पेंडुलम में कि वो कितना सेकेंड्स पीछे हो जाएगा, हाँ, तो टाइम लॉस्ट बाय पेंडुलम टाइम ट्रू लॉस्ट बाय निकाला था पेंडुलम। हमने। हाँ जी सर। सर फिर इसके बाद ठीक हम है। थर्मल स्ट्रेस पे चले गए थे। ठीक है। थर्मल स्ट्रेस ठीक में है हमने सर। क्या पढ़ा था, काम की चीज सबसे? सर कि अगर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट हीट करें और उसको एक्सपैंड ना करने दे, हम्म। तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, हम्म। और वो सिर्फ मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म कर सकता है, जैसे हमने रेलवे ट्रैक्स में देखा था कि अगर उसमें हम गैप्स ना ले, अगर कंटिन्यूअस बना दे, तो हम्म। टेम्परेचर राइज की वजह से ट्रैक्स खराब हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमने देखा था स्ट्रेन, उस मतलब स्ट्रेस का जो आएगा वो वाई इंटू अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई है इसमें। हम्म। सर हमने ये फॉर्मूला एक बार डिराइव किया था। सर फिर हमने टेम्परेचर देखा था कि टेम्परेचर कैसे रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी, मेजर ठीक ऑफ है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला तो था। ठीक है, उसके बाद हम गैस लॉज पे आ गए थे। गैस लॉस पे आ गए थे, यस सर। सर फिर हमने इसमें चार्ल्स लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ पढ़ा था। हम्म। सो बस चार्ल्स लॉ पे हमने खत्म कर दिया था फिर। ठीक है, चार्ल्स लॉ पे हमने खत्म कर दिया था। हाँ जी सर। ठीक है, तो हम गैस लॉज को आगे कंटिन्यू करेंगे। और भी कुछ बॉयल्स लॉ में कुछ इंटरेस्टिंग करवाया था मैंने। सर उसमें हमने ग्राफ बनाया था बॉयल्स हम्म। लॉ में। हम्म। सी सर कि अगर मतलब कि उसमें एक कर्व जैसा आता है कि, और उसमें देखा था कि टेम्परेचर मैक्सिमम क्या कहाँ पे होता है। हम्म। सर तो हमने वो मैक्सिमम निकाला टेम्परेचर था। वाला क्वेश्चन किया था हमने, है ना? हाँ जी सर। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया। और चार्ल्स लॉ में हमने क्या खास चीज देखी थी? सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर देखा था, उसमें हमने केल्विन देखा था कि 0 केल्विन कैसे आया था हमारा, कि उसमें हम्म। -273 डिग्री सेल्सियस तक जाता है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है। सर और हमने देखा था सर, और ये देखा था कि चार्ल्स लॉ ने बोला था कि वॉल्यूम जीरो हो जाती है -273 डिग्री सेल्सियस पे। हम्म। ये मेन था सर इसमें। हाँ, ये तो सब हम इम्पोर्टेंट चीज थी। हाँ जी। ठीक है, तो हाँ जी। हमने बेसिकली ये देखा था कि अगर हम टेम्परेचर फ्रीज करके रखते हैं, तो मैं गैसेस के ऊपर वापस आ जाता हूँ। तो हाँ जी। गैसेस में हमने एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ये देखी थी कि अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट होल्ड करके रखते हैं और अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स करके रखते हैं, तो हमारा जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है ना? हाँ जी सर। दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि अगर हम प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखें, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखें, तो जो हमारी वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाती है। वो हमने, ये फाइनल रिजल्ट था। शुरू में तो हमने वो डिग्री सेल्सियस वाला देखा था कि भैया 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम
1/273.15 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करती है, बट जी फाइनली हमने v प्रोपोर्शनल टू t डिराइव कर लिया था ना। कर लिया था, हाँ जी सर कर लिया तो था। कुल मिला के इन दोनों लॉज से हम ये असेस कर पाते हैं कि गैस का प्रेशर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर बाय दिस फॉर्मूला, को बोलते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन। हाँ जी सर। So after careful measurements about all these parameters, we were able to relate the parameters by this formula. इसको हम ideal gas equation बोलते हैं। इसमें n आपके number of बोल्स moles रहते हैं, और number of moles को mass of the gas divided by molecular mass लिख सकते हैं। हाँ So जी सर। pressure into volume को हम mass upon molecular mass into R into T भी लिख सकते हैं। और अगर मैं वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये हो जाएगा m बाई वी मास अपॉन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय m टाइम्स आर टी, मास बाय और ये इक्विडेंस। बन गई डेंसिटी। हाँ जी मास सर। अपॉन वॉल्यूम बन गई हमारी डेंसिटी। डेंसिटी सो प्रेशर को हम रो आर टी टी बाई बाय एम। एम भी लिखते हैं। m इज दी मॉलिक्यूलर मास, हाँ जी सर। m इज दी मॉलिक्यूलर मास। मास। ठीक है। हाँ और जी सर। मॉलिक्यूलर मास, ये वाली पूरी इक्वेशन ध्यान रखना, बी केयरफुल, ये पूरी की पूरी इक्वेशन एसआई यूनिट्स में वैल्यू पुट करनी है आपने इसके अंदर। तो एसआई यूनिट्स में प्रेशर को आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में पुट करने वाले हो। हाँ जी। क्या हो गया, ये कलर ही गुम हो गया मेरा, कौन सा कलर था यहाँ पे पता नहीं। वाइट था। तो यहाँ पे प्रेशर आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मेजर होने वाला है, टेम्परेचर आपका केल्विन में मेजर होने वाला है। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। हाँ जी सर। मॉलिक्यूलर मास किलोग्राम में लेना, ध्यान रखना, यूजुअली अपने को ग्राम में याद रहता है। तो मान लो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हो, तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम होता है, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना आपने। हाँ जी तो सर। ये एक सबसे कॉमन रहता है, हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में पुट कर देते हैं। और डेंसिटी भी आपने ध्यान से केजी पर मीटर क्यूब में पुट करनी है। ठीक है। आर तो रेड बॉक्स कांस्टेंट है। आर आपका गैस कांस्टेंट है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट नहीं है। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। ठीक है। हाँ जी सर। आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सर बट ये रेड बॉक्स कांस्टेंट भी तो। रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है, जिसमें ये वाला फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ओ ओके ओके सर ठीक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आता है उसमें आता है रिडबर्ग्स कांस्टेंट। है। हाँ जी सर। ये आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, हाँ जी। इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं, और ये एक स्पेसिफिक गैस के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस आ गया ना। हाँ जी सर। तो आपको ये इक्वेशन P इज इक्वल टू रो स्मॉल आर इंटू टी भी लिखी हुई मिल सकती है। स्मॉल आर यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट है। ठीक है। हाँ जी सर। इसके बाद ऑल्दो फिजिक्स में इस सारी चीज़ों की डिस्कशन कम होती है, केमिस्ट्री में ये चीज़ें ज़्यादा यूज होती हैं, फिर भी आपको याद दिला देता हूँ। एक एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस था, वो एवोगैड्रोज नंबर था 1 मोल जिसने डिफाइन किया था, है ना। हाँ जी सर। 1 मोल यानी कि 6.023 023 23 एंटिटीज। हाँ जी सर। 1 मोल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेटिव, और इसकी वैल्यू 6.022 या 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज होता है। तो 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है।
हाँ तो जी सर। वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो 1 मोल किसी भी चीज का हो सकता है। हाँ जी सर। तो मोल केवल एक, जैसे डजन होता है ना, 1 डजन बनाना, तो 1 दर्जन बनाना, तो मतलब दर्जन मतलब 12, तो मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। हाँ जी सर। और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें अपने को ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, कि हमें ऐसा मालूम है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर हर एक गैस का अगर 1 मोल लिया जाए, तो 1 मोल ऑफ ईच गैस will always have 22.4 liters of the volume। ठीक है, हाँ जी सर। और यहीं से बेसिकली आर आता है हमारे पास। और ये जो रिलेशनशिप है P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम, ये आपको डेंसिटी कैलकुलेट करने का आइडिया देती है, पी एम बाई आर टी। तो आप हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है टेम्परेचर 0 0 केल्विन, केल्विन। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप डेंसिटी एस्टिमेट कर सकते हैं, पी को 10⁻5 पुट करके, एम उसका मॉलिक्यूलर मास 2 × 10⁻³ और यहाँ पे आर हो जाएगा 8.314 और टेम्परेचर हो जाएगा 273। तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करके आपकी आपको डेंसिटी बताएगी कि हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कितनी होती है। तो देख जरा कितनी आ रही है ये। सर वो हमने 0 केल्विन गलत नहीं लिखा, 1 डिग्री सेल्सियस लिखना चाहिए था। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो। सॉरी, 0 डिग्री सेल्सियस, हाँ हाँ क्या, जी सर। कहाँ लिखा था मैंने? हाँ, जीरो सही हो। केल्विन नहीं होता, इट ओके। इज 273 केल्विन। यस सर। 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 273 केल्विन, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है हमारा। हाँ जी। तो ये वाली वैल्यू 200, 10⁻² हो गया। ऊपर तो 200 बचा, हाँ जी। डिवाइडेड बाय 8.314, इंटू उसके टू बाद सेवेंटी और थ्री डिवाइडेड बाय 273, है ना। हाँ जी सर। तो ये आपकी 0.088 kg पर मीटर क्यूब, तो 0.09 kg पर मीटर क्यूब आती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की। सर याद था क्या आपको डेंसिटी वन नहीं नहीं, का? मैंने कैलकुलेट करी है, अच्छा कैलकुलेट। अच्छा। मेरे को एयर की याद रहती है, एयर की डेंसिटी 1.23 kg पर मीटर क्यूब होती है। और एयर की डेंसिटी आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? तो एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होती है और लगभग बाकी की सारी 22% ऑक्सीजन होती है। चलो हाँ जी और सर। 21% होती है और 1% में बाकी गैसेस भी आती है, मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो एयर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाला जा सकता है। तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा 28 28। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। 32। करेक्ट तो सर। ये वाला सॉल्व करके इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 इंटू 0.78, तो ये हो जाएगा मेरा, फिलहाल मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा इसलिए मैं कैलकुलेटर लगा रहा हूँ। 28 इंटू 0.78 एक आ गया ट्वेंटी वन हाँ जी। पॉइंट एट फोर और प्लस आ जाएगा 32 इंटू 0.22, कितना हो गया ये? 32 इंटू 0.22, ये हो गया 7.04। तो ये तेरा हो जाएगा 28.88। ये यस मुझे सर। याद रहता है 29। ठीक है, मॉलिक्यूलर ये मैंने मास। याद किया हुआ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर किसी क्वेश्चन में आपको लेना है तो 29 ग्राम पर मोल। और अगर मैं एयर की डेंसिटी कैलकुलेट करूं तो यही सारा डाटा है, केवल यहाँ पे 2 ग्राम की जो है 29 ग्राम पुट करना है ना। हाँ जी सर। तो इस आंसर को 14.5 से मल्टीप्लाई कर दूं बस, हाँ जी सर। है ना। हाँ जी सर। तो इस सही है। आंसर को 14.5 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 14.5 इंटू 0.09 कितना हो गया ये? 9×5 = 45। 4 क्या जी, 9×4 = 36। 6 आ गया।
13, 45, 36, 44,004 इसको फोर ज़्यादा राउंड ऑफ कैलोरी। नहीं करते, इसको 0.88 लेके सॉल्व करता हूँ, बिकॉज मेरे को डाटा जो याद आ रहा उससे देखते हैं। तो ये था मेरा 0.088 इंटू 14.5, तो 1.276, तो 1.29 के आसपास शायद आंसर आता है। 1.23 नहीं है, वो थोड़ा सा मिस्टेकन है, तो मेरे को 1.29 याद था, तो लगभग ऐसा आंसर आता है। ठीक है, दैट इज टू गिव यू एन आइडिया। हाँ जी सर। तो ऐसा एस्टिमेट हमारा रहता है, तो ये एयर की डेंसिटी मतलब हम यूजुअली कैलकुलेशंस में लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि ऐसा रहता है। हाँ जी सर। तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी आपको याद रहनी चाहिए, और पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम भी आपको याद रहनी चाहिए। ये बहुत कॉमनली हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे और होल्ड बन जाएगा एक बार। केमिस्ट्री में जो स्टेट्स ऑफ मैटर है हाँ उसमें जी। बहुत सारे लॉज दिए हुए हैं, वो गेल-लिस्विक्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, पार्शियल हाँ जी प्रेशर वगैरह वाले, एक बार वो भी जरूर पढ़ लियो। ठीक है, सर, आज ही वैसे चैप्टर रिवाइज करना है वो। हाँ बस ठीक है, तो ये सब चीजें उसके अंदर आ जाएंगी फिर। ओके। अब हम यहाँ पे आज की क्लास में गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियर ऐसा क्यों होता है। हम बिहेवियर ऑफ अ गैस एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और ये एक्सप्लेनेशन में बेसिकली हम एक थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम बारीकी से देख नहीं सकते हैं गैस के अंदर क्या चल रहा है। हाँ ठीक है, जी। तो वो इतने एक्सट्रीम और माइन्यूट पार्टिकल्स हैं कि हमारे लिए गैस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, कौन कहाँ है, कितनी स्पीड से चल रहा है, ये सब हमारे लिए एग्जैक्टली मेजर करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं। हाँ जी। इसको हम एक प्रोबेबिलिटी पिक्चर और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम यस सर। बेसिकली ये बोलेंगे कि यार एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कलेक्शन है, तो गैस इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर। large number of molecules that move randomly का मतलब है जो हमारा डेटा है वो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये कि एक कमरे के अंदर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो सब रेंडमली मूव कर रहे हैं, और वो जब रेंडमली मूव कर रहे हैं तो वो इतना रेंडम है कि हर जगह पे ऑलमोस्ट एक ही जैसा इफेक्ट दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक कोने में तो मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव कर रहे होंगे और कमरे के दूसरे कोने में स्लो मूव कर रहे होंगे। हाँ तो जी सर। अगर एक कमरे में गैस भरी हुई है तो रैंडम मोशन हो रहा है, तो रैंडम हर जगह पे इक्वली लाइकली रैंडम है। रैंडम तो है लेकिन वो उसकी प्रोबेबिलिटी हर जगह पर इक्वली लाइकली है। तो ऐसा नहीं है कि इस कोने में मॉलिक्यूल्स के तेज पाए जाने की संभावना है और उस दूसरे कोने में धीरे चलते हुए पाए जाने की संभावना है। सब जगह पे हर एक चीज की एक ही जैसी संभावना है। संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी, राइट। हाँ जी सर। तो हर जगह पे एक ही जैसी प्रोबेबिलिटी है। तो अ गैस इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मूव randomly इन all possible directions with all possible velocities। ठीक है, हाँ जी सर। और ये रैंडम इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपकी वैल्यूज इक्वली लाइकली हैं सब जगह पे। तो जो आपको एक छोटे से पोर्शन में दिखाई दे रहा होगा वही ऑन एन एवरेज सब जगह दिखाई दे रहा होगा। हाँ जी सर। ठीक है, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का प्रिंसिपल है हमारा। ठीक है, तो एक डेटा ले लिया, बहुत रैंडम सा डेटा है हमारे पास, उसमें से एक थोड़ी सी जगह से हमने डेटा को मेजर कर लिया और ये मान लिया कि जो इस डेटा की एवरेज वैल्यू वही सब जगह है। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी सर। जैसे एक समुंदर के अंदर अपने को
मछलियां रैंडमली फैली हुई हैं, तो हम समुंदर में एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं और वहां पे जाल बिछाते हैं, मछलियां पकड़ लेते हैं और काउंटिंग कर लेते हैं कौन सी वैरायटी की फिश कितनी है, और उनकी आपस में परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको पूरे सी पे लगा देते हैं कि ऑन एन एवरेज पूरे सी में इतने परसेंट ये वाली फिश मिलती होगी और इतने परसेंट ये वाली फिश मिलती होगी। हाँ जी सर। सर ठीक है बट ना? इसमें तो रैंडम का थोड़ा फर्क होना ही चाहिए। हाँ तो वो फर्क पड़ता है, सी में फर्क पड़ता है, लेकिन ये भी कमरे में गैस भरी हुई है, एक छोटे से कंटेनर में गैस इनक्लोज है, उसमें तो फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ जी सर, इसमें नहीं पड़ेगा। मतलब बट वो सैंपलिंग करते हैं, और वो सी में केवल एक जगह पे सैंपलिंग नहीं करते, 4 5 10 15 20 जगह अलग अलग जगहों पे सैंपलिंग करते हैं और उसका एवरेज निकाल लेते हैं, जो हम एरर एनालिसिस में करते थे ना। मेजरमेंट, मल्टीपल मेजरमेंट्स ली और एवरेज कर लिया उनका। कर लिया, हाँ जी सर। तो अब बेसिकली अब गैस के लिए हम क्या क्या बातें बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। तो देर आर एब्सोल्युटली नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो हमें पता है कि यार ये वीक ही होंगी, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं तो वो सॉलिड स्टेट में हो जाता है सब्सटेंस हमारा ना, हाँ और जी। अगर वीक रह जाते हैं कंपैरेटिवली तो फ्लूइड हो जाता है, और बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडमली मूव कर जाते हैं, गैस बन जाती है। हाँ तो जी सर। ये अजम्पशन हमारी काफी हद तक एक अच्छी अजम्पशन है कि देर आर एब्सोल्युटली नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है। हाँ जी। दूसरा, द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज negligible in comparison to the volume of the container. ठीक है। कैसा? So that the volume of the container is what we call as the volume of the gas. ठीक है, volume of the container is the total empty space available. हाँ जी। Volume of the container is the total empty space available for movement of the gas molecules, है ना। हाँ जी सर। सर ये सारी अब थ्योरीज अगर है या पोस्टुलेट्स टाइप से है? पॉस्टुलेट्स ही बोलते हैं बेटे, थ्योरी, थ्योरी की जो अजम्पशंस होती हैं उन्हीं को पॉस्टुलेट्स बोलते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। थ्योरी का मतलब है कुछ हम अजम्पशंस ले रहे हैं, मैं इसको अजम्पशंस बोल रहा हूँ, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में इसको पॉस्टुलेट्स बोल दिया जाता है। ओके सर। ठीक है। हाँ जी। बेसिकली थ्योरी का मतलब समझे आप क्या करते हैं, आप किसी फिजिकल फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं जिनका आपके पास प्रॉपर रीजनिंग नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, काफी हद तक वो ठीक लग रही है। जैसे ये फोर्सेस इग्नोर करना बुरा नहीं लग रहा, बिकॉज वी नो कि अगर वो गैसीय स्टेट में तो फोर्सेस तो नहीं होंगी, अगर फोर्सेस होती अट्रैक्शन की तो वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होता। तो ये तो पक्की बात है कि फोर्सेस बहुत वीक होंगी, तो हमने फोर्सेस को फिलहाल बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फिर ये भी हमें पता है कि यार गैस मॉलिक्यूल जो एटॉमिक साइजेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो अगर एक कंटेनर है 1 लीटर का, 22,400 लीटर हमारे पास टोटल वॉल्यूम है। हाँ जी। 22,400 लीटर यानी 22,400 लीटर, लीटर 1000 मीटर क्यूब होता है। होता है सर, होता है। तो 22,400 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब मेरे पास टोटल और वॉल्यूम अवेलेबल है। ठीक है। हाँ जी सर। और एक एटम का साइज, एक एटम का रेडियस आपका 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, ऐसा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम में देखा है। हाँ जी सर। 0.529 एंगस्ट्रॉम है ना। तो हाँ जी। हाँ अगर जी सर। एक एटम की वॉल्यूम ऑक्यूपाइड देखूंगा तो वो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब यानी 10⁻⁻10 का क्यूब। सो ये 10⁻⁻30 के ऑर्डर की होगी वॉल्यूम, यस सर। मीटर क्यूब है ना।
हाँ जी सर। और अगर मैं 1 मोल ले लूं यानी 6.022 इंटू 1023 एंटिटीज ले लूं और हर एक एटम की ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ले लूं, हाँ जी। तो ये 6.022 इंटू 10⁻⁷ नहीं, ये फिर तो 30 जीरो था, 30 -7 मीटर क्यूब आएगा। आएगा सर। और उतने की वॉल्यूम जितनी हमने देखी है वो कितनी है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कितनी है, 22,400 इंटू 10⁻³ यानी कि एक तो ये 10⁻⁷मीटर क्यूब की ऑर्डर की कंटेनर की वॉल्यूम है जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलती है। और जो साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग उनकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो इतनी, तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत लार्ज है। की जा सकती है कि नहीं। हाँ जी सर, हो सकता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि भैया साइज नेग्लिजिबल है और इन कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर तो खाली जगह है। हाँ जी सर, खाली बिल्कुल। और इसमें हम ये भी मान सकते हैं कि इसका मतलब गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली और फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे से टकरा जाएं इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम यस सर, बहुत कम। है ना। हाँ जी सर। टकराते हैं ऐसा नहीं कि नहीं टकराते हैं, बट वी यूजुअली इग्नोर दोज कोलिजन्स। ठीक है, हाँ वो जी सर। कोलिजन्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि वो बस रैंडमली और फ्रीली मूव कर रहे हैं और मेनली जो उनके कोलिजन्स हो रहे हैं वो कंटेनर की दीवारों के साथ हो रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उसके साथ तो हो ही रहे होंगे, वो होल्ड करके रखे हुए उनको। हाँ जी सर। So the pressure of a gas is due to the regular incessant वर्ड होता ना, बिना रुके, ऐसा ही होता ना कुछ, हाँ जी सर, yes. incessant collisions of the gas molecules ठीक, वो। with the walls of the container, है ना। हाँ जी सर। तो जो प्रेशर है वो दैट इज ड्यू टू द रेगुलर इंसेसेंट कोलिजन्स ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द walls of the container, and these collisions are all elastic collisions। इलास्टिक मानना इसलिए ठीक है कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं हो रहे हैं कोलिजन से हाँ जी। तो एनर्जी लॉस होने का कोई सिनेरियो है नहीं। रूटीन लाइफ में जब एनर्जी लॉस होती है तो वो हीट की फॉर्म में लॉस होती है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे हीट कुछ नहीं होता, बस काइनेटिक एनर्जी होती है गैस मॉलिक्यूल्स की, या उनकी अपने घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, जो उनकी अंदर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हुए एनर्जी होती है ना, जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलते हैं हाइड्रोजन एटम की हम। हाँ जी। हाँ जी सर। तो एज लॉन्ग एज आयोनाइजेशन नहीं हो रही है तब तक हमारे कोलिजन्स में किसी टाइप का कोई एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छा। कोलिजन्स हमारे इलास्टिक कोलिजन्स माने जा सकते हैं। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो हमें मालूम है कि यार टेम्परेचर, ये तो हमें वैसे प्रैक्टिकली मालूम है, टेम्परेचर हमने डिफाइन ही ऐसे किया था जो एनर्जी के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, कि जब टेम्परेचर सेम होता है तो एनर्जी बराबर होते हैं, एनर्जी के लेवल बराबर होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स में। तो हाँ जी। टेम्परेचर कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी का मेजर है, और एनर्जी मतलब गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड का मेजर होगा ना। चलो, काइनेटिक एनर्जी। तो यस सर। टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज a representative of the kinetic energy, है ना, यस सर। of the gas गैस। molecule। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ये रिलेशनशिप तो अपने मैक्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट से मालूम है कि ऐसी रिलेशनशिप होल्ड करती है। तो मुझे मालूम है कि गैस का प्रेशर और टेम्परेचर इस चीज़ से रिलेटेड है। अब जब हम माइक्रोस्कोपिकली सोचने की कोशिश करते हैं कि क्यों गैस का प्रेशर गैस के टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है और वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाँ तो जी सर। अगर आपने एक गैस ले ली एक कंटेनर के अंदर और आपने ये सोचा कि जो प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ द बम्बार्डमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब अगर आप इस कंटेनर को स्क्वीज करके छोटा कर देंगे
तो टोटल अवेलेबल स्पेस कम हो जाएगी उन गैस मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन के लिए। यस सर, तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे वॉल्स के साथ। करेंगे सर। तो ज्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे तो मतलब फोर्स ज्यादा लगने लग जाएगी ना वॉल्स पे। यस सर, लगेगी ज्यादा और कोलाइड फोर्स कोलिशन। जो होगी वो कोलिजन्स की वजह से होगी, और रेट ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा, क्यों भाई? हाँ जी सर, बढ़ जाएगा, स्पेस कम हो गई तो प्रेशर इज गोइंग टू बी तो। प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्यों भाई? हाँ जी सर, करेक्ट। जितनी रैपिडली वो कोलाइड करेंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ऑब्वियसली प्रेशर विल आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द स्पीड। राइट सर। अगर ज़्यादा स्पीड से आके टकराएंगे और रिबाउंड करेंगे, ज्यादा है ना? pressure। हाँ जी सर। और स्पीड मतलब काइनेटिक एनर्जी, जी। यस और सर। काइनेटिक एनर्जी मतलब टेम्परेचर, हाँ जी सर, है वी ना? तो ये रिलेट। तो पता चल रहा है कि प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं प्रेशर को समहाउ स्पीड से रिलेट कर लूं, हाँ जी। तो मैं स्पीड से टेम्परेचर को रिलेट कर पाऊंगा। यस सर, कर पाएंगे। और अगर मैंने एक बार गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड को टेम्परेचर से रिलेट कर लिया, तो मेरे को गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में रिलेशनशिप मिल जाएगी। मिल जाएगी सर। अगर ये मिल गई तो मुझे ये पता चल जाएगा कि गैस का टेम्परेचर अगर इतने अमाउंट से चेंज किया गया है तो काइनेटिक एनर्जी कितने अमाउंट से चेंज की गई होगी। करेक्ट सर। यानी कि मेरे को ये पता चल जाएगा ना कि यार गैस का टेम्परेचर इतने अमाउंट से इंक्रीज करने के लिए उसको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अप्लाई करनी पड़ेगी, हाँ जी। यानी मैं गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस्टिमेट कर पाऊंगा, कर पाएंगे सर। है ना? हाँ जी और फिर सर। उसको एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड वैल्यू से मैच करके देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सोच ठीक है कि नहीं। नहीं है, हाँ जी सर, कर सकते हैं आप ये। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? कागज पेन लेके बैठा हूँ, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, मैं केवल एक थियोरेटिकल अजम्पशन ले रहा हूँ कि मान लेता हूँ एक कंटेनर है और उस कंटेनर में ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, भयंकर नंबर है लेकिन बहुत ही छोटे हैं। तो मैं उनके बीच के आपसी कोलिजन्स को इग्नोर करते हुए उनकी दीवारों के साथ कोलिजन लेता हूँ, और उन कोलिजन से एक एस्टिमेट लगाता हूँ कि उनका जो प्रेशर है वो कितना आना चाहिए। और मेरे को एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मालूम है प्रेशर और टेम्परेचर की। तो मैं उन दोनों डेटा को यूज़ करके एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करता हूँ कि इस गैस को कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी इसका टेम्परेचर इतने अमाउंट से इंक्रीज करने के लिए। हाँ जी सर। और फिर उसको मैं अपनी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच करके देखूंगा कि भाई हमारी सोच ठीक है कि नहीं ठीक है। हाँ जी सर। तो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू रिलेट द ठीक है। प्रेशर विद मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ठीक। हाँ जी सर। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सिंपल सिचुएशन ले लेते हैं। आपकी ज़िंदगी को आसान रखने के लिए आपके लिए एक बहुत सिंपलिस्टिक सी पिक्चर बनाई गई है। थोड़े से इसके और भी रिगरस तरीके होते हैं सोचने के, बट एट योर लेवल जितना मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है उसके हिसाब से एक सिंपल पिक्चर आपके सामने रखी जा रही है, हाँ जिसमें जी। एक क्यूबिकल कंटेनर ले लिया। इस क्यूबिकल कंटेनर को मैंने ए का मान लिया, सो दैट द टोटल वॉल्यूम इज ए क्यूब। ठीक एक है। क्यूब, राइट सर। मैं मान लेता हूँ एन इज द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर। हाँ जी। टोटल नंबर, ठीक है, मोल्स नहीं मॉलिक्यूल्स। ठीक। मॉलिक्यूल्स, राइट और सर। मैं मान लेता हूँ एम इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। इज द मास ऑफ इट, हाँ जी सर। अब एक किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में सोचते हैं। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की इन जनरल जो वेलोसिटी होगी, किसी भी गैस मॉलिक्यूल की इन जनरल जो वेलोसिटी होगी, वो तीन कंपोनेंट हो सकते हैं उसकी वेलोसिटी के। एक कंपोनेंट हो सकता है उसका एक्स। एक्स डायरेक्शन में, हाँ जी। वी एक्स। वी वाई। एक कंपोनेंट हो सकता है उसका वाई डायरेक्शन में, वी वाई। और एक कंपोनेंट हो सकता है उसका जेड। जेड डायरेक्शन में, वी वी जेड। जेड। ठीक है। हाँ जी सर। वी एक्स की वजह से
वो ये वाली वॉल से टकराएगा, फिर ये वाली वॉल से टकराएगा, फिर ये वाली वॉल से टकराएगा, फिर ये वाली वॉल से टकराएगा, तो वो आ जाके बार बार टक्करें मारेगा। और ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स कर रहे होंगे। वी हाँ वाई की जी वजह सर। से सारे मॉलिक्यूल्स इस टॉप फेस से टक्कर मारेंगे, फिर बॉटम फेस से टक्कर मारेंगे, अप एंड डाउन मूव करेंगे, है ना। और हाँ वी जी। जेड की वजह से वो ये जो फ्रंट फेस है, ये वाला फ्रंट फेस इसके साथ टक्करें मारेंगे। करेक्ट सर। अब जब उनके कोलिजन इलास्टिक हो रहे हैं, तो जब ये वाली वॉल से कोलिजन होगा, तो ये कोलिजन वी वाई और वी जेड को कुछ नहीं कहेगा, इससे खाली वी एक्स रिवर्स हो जाएगा। ये हाँ जी सर। ऐसे ही जब टॉप फेस से टक्कर मारेगा तो वी वाई रिवर्स होने वाला, वी बस एक्स हो और वी जाएगा। जेड कुछ नहीं कहने वाले। ऐसे ही जब वो फ्रंट फेस, ये जो ग्रीन शेडेड फेस है, इससे टक्कर मारेगा तो वी जेड, है ना। हाँ जी तो सर। ये तीन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वेलोसिटीज हो जाएंगी इनकी, जो कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करने वाली है ना। हाँ जी सर। ये बदलेंगी, बदल सकती हैं अगर इनके मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन होंगे तो, है ना। हाँ जी। हो रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स के भी आपस में कोलिजन हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहे होंगे। लेकिन तू जरा ध्यान से सोच, अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स सर, वो इतनी रेंडमली मूव कर रहे हैं, इतनी रेंडमली मूव कर रहे हैं कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज तो बदल रही हैं, हाँ इंडिविजुअल जी। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज तो कोलिजन से बदल रही हैं। बदल रही। लेकिन अगर एक की वेलोसिटी थी मान लो लेफ्ट की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, और वो कोलिजन की वजह से खत्म हो गई, तो उसी समय पर किसी और मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से लेफ्ट की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड आ भी गई होगी। यस सर। मतलब वो वेलोसिटी लॉस्ट नहीं हुई, किसी और मॉलिक्यूल के पास आ गई वो वाली वेलोसिटी। हाँ जी। आप तो समझ रहे हो मैं कंसर्व क्या रही। बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतना रैंडम अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो सारी की सारी वेलोसिटीज की जो प्रोबेबिलिटी है, वो अगर एक डेफिनेट स्टेट है हमारे सिस्टम की, तो उसके अंदर वो वैल्यूज फिक्स है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज नहीं बदल रही। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी नहीं बदल रही का मतलब है कि ऑन एन एवरेज अगर 10% लोग लेफ्ट की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहे थे, तो किसी भी इंस्टेंट पे ऑन एन एवरेज 10% लोग ही लेफ्ट की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहे होंगे। वो कौन कौन से लोग हैं ये बदल जाएंगे, लेकिन टोटल का 10% ही लेफ्ट की तरफ जा रहे होंगे, ये बात स्टेशनरी रहेगी। समझ सब आई मेनली आपको मतलब बात। कंजर्व्ड रहेगी, जैसे मतलब हाँ, मतलब अपने में ही रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज करेगी। करेगी। इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज आपसी कोलिजन से बदलती रहेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज नहीं बदलेगी। करेक्ट सर। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज नहीं बदलेगी, तो मेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन का क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा। मॉलिक्यूल्स के जो आपसी कोलिजन है, उससे कंटेनर को एज ए होल कोई फर्क नहीं लग रहा होगा। कंटेनर में ऑन एन एवरेज उतना ही मॉलिक्यूल लेफ्ट की तरफ उतनी वेलोसिटी से जा रहे होंगे जितने पहले जा रहे थे। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल जा रहे थे, ये बात बदल जाएगी। बात रहेगी। हाँ जी सर। समझ में आई बात। हाँ जी सर। पक्का ना। हाँ जी सर, मेनली सर यही हो गया कि स्कूल में जैसे 100 बच्चे जाते हैं, अभी ये नहीं कि कभी 10 बच्चे कोई एब्सेंट हो जाए, कभी कोई और 10 हो जाए एब्सेंट। हाँ, आते बहुत 100 ही है बहुत मेनली। जबरदस्त एग्जांपल पकड़ा तूने, मजा आ गया सुन के। भाई रोजमर्रा 10% लोग एब्सेंट होते हैं, कौन कौन से एब्सेंट होते हैं वो बात अलग है, लेकिन 10% एब्सेंट होते हैं, होते हैं। है ना। हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो ओवरऑल स्कूल की अटेंडेंस डेली की 90% रहती है, कभी रहती है। कहीं से एब्सेंट हो गए, कभी कहीं से एब्सेंट हो गए। हाँ जी सर। एक्सेप्ट फॉर सर्टेन एक्सट्रीम केसेस, कोविड हो गया जी, वो एक अलग केस हो गया, लेकिन यूजुअली जो यूजुअल डेटा है, जब तक मतलब कोई बायस नहीं है किसी तरीके की, इक्विलिब्रियम चल रहा है, तब तक ऐसा ही रहने वाला है। हाँ इसलिए मैं जी सर। एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बैक एंड फोर्थ मोशन के बारे में सोचूंगा, और मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं है रास्ते में यार इसको कुछ हो गया होगा। अगर इसको कुछ हो गया होगा तो इसकी जगह कोई दूसरा जा रहा होगा उधर। हाँ जी सर। ठीक। हाँ जी सर, करेक्ट। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल है, इसका मास है m, और ये vx वेलोसिटी से इस फेस की तरफ जा रहा है, ये इसको टक्कर मारेगा। और जब ये टक्कर मारेगा तो हर एक कोलिजन में ये इतना मोमेंटम का चेंज सफर करेगा। क्यों। इसका मास m है, टकराने से पहले इसका मोमेंटम इधर था, बस टकराने के बाद इसका मोमेंटम इधर है, तो चेंज इन मोमेंटम 2 mvx हो 2 जाएगा, एमपीएक्स हो इक्वल टू जाएगा। हाँ 0, जी ना। सर। ठीक है। हाँ जी सर।
अब ये मॉलिक्यूल बार बार आके इस साइड वॉल पे टक्कर मारता है, ये मॉलिक्यूल बार बार आके इस साइड वॉल पे टक्कर मारता है, तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगेगा इसको जाके वापस आने का टाइम? हाँ जी सर, एक उसका 2a/vx। या डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, यस सर, करेक्ट। On an average, the force exerted on the side wall of the container, on an average, the force exerted on the side of wall of the container will be 2m vx बाय upon 2a by vx। vx। ये एक मॉलिक्यूल की है ना, हाँ जी सर, इसकी सुमेशन। समेशन ओवर ऑल द एंटायर सेट ऑफ पार्टिकल्स है ना, राइट सर। इसकी समेशन over the entire set of the particles. So the force exerted, the average force on one of the walls of the container will be, तो 2 तो कट जाएगा, ये हो जाएगा m vx squared by a का समेशन, ठीक। हाँ जी सर। What is the pressure? Force upon area, एरिया, राइट सर, एरिया हमारा ए स्क्वायर है, तो ये हो एम जाएगा वी एक्स m स्क्वायर, vx squared by ए a क्यूब। क्यूब। हाँ जी सर। a क्यूब क्या हो गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम, राइट सर। वॉल्यूम बाहर आ गई, समेशन ऑफ एम वी एक्स, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एन आर टी। टोटल एनर्जी के बराबर नहीं आ गया? कुछ गड़बड़ है? इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, हाँ जी। तो ट्वाइस ऑफ समेशन, नहीं अभी कुछ गड़बड़ है, ये केवल Vx है, ये केवल Vx की समेशन है ना। हाँ जी सर। अब एक गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ m Vx स्क्वायर प्लस हाफ m वी Vy वाई स्क्वायर स्क्वायर, प्लस हाफ m वी सेट Vz स्क्वायर। स्क्वायर होगी। हाँ जी सर, तो होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल लिखनी है, तो इस पूरे का समेशन। करेक्ट सर। अब क्या लगता है एक्स डायरेक्शन में वाली वैल्यूज ज्यादा होंगी काइनेटिक एनर्जी की, वाई वाली ज्यादा होंगी या जेड वाली ज्यादा होंगी? तो तीनों इक्वल होंगी। तीनों इक्वली लाइकली हैं, रैंडम है ना, हाँ जी सर, तो ये तीनों ही इक्वली इक्वल होंगी। तो वी एक्स और वी वाई और वी जेड तीनों ही इक्वल हो जाएंगे। हो जाएंगे सर। और गैस मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो 3 वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं उसके, तो वैसी होती है। होती है सर, होती है। तो जो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, एक गैस मॉलिक्यूल की तीनों बराबर नहीं होंगी, लेकिन जब मैं पूरे सैंपल की समेशन लूंगा उसमें ये चीज बराबर आ जाएगी। वो आप आ समझ रहे जाएगी। हैं, एक गैस मॉलिक्यूल के Vx Vy Z बराबर होंगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब पूरे सैंपल की समेशन करेंगे तो उनका Vx लिखो या Vy का स्क्वायर करके एनर्जीज लिखो या Vz का स्क्वायर करके एनर्जीज लिखो, वो बराबर आएंगी। बढ़ेंगी, हाँ जी सर। एक इंडिविजुअल के लिए बराबर नहीं है, लेकिन जब मैं इसकी एवरेज लिखूंगा, सो एवरेज ऑफ वी इक्वल। स्क्वायर, वी स्क्वायर की एवरेज, ये सिंपल एवरेज, एवरेज मतलब सबकी जोड़ के n से डिवाइड कर दी, है ना। हाँ जी सर, करेक्ट। ठीक है, हाँ जी सर। और सबकी एवरेज वैल्यू आपस में बराबर होगी, बराबर होंगी, और यस सर। अगर ये बराबर होगी तो ये वी स्क्वायर का 1/3 होगी। अब ये तीनों बराबर हैं यस सर, होगी। तो इसको अब मैं पी वी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ समेशन हाफ m Vx स्क्वायर को इसका बाय 3 लिख दूं, लिख सकते हैं सर। तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। सिस्टम, राइट सर। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमें यहाँ से ये आइडिया मिलता है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है टू वो बाय थ्री 2/3 टाइम्स ऑफ टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बराबर आने वाला है।
मैं ट्रांसलेशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स आपस में वाइब्रेट भी कर रहे हो सकते हैं, रोटेट भी कर रहे हो सकते हैं, वो सारे इफेक्ट नहीं लिए मैंने खाली उनके जाके दीवारों से टक्कर मारने का ट्रांसलेशनल मोशन का इफेक्ट लिया है। हाँ जी सर। तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट 2/3 times of काइनेटिक E, एनर्जी। where E is the total translational काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, राइट। तो पीवी हमारा एनआरटी भी होता है। यस सर, होता है। तो यहां से मेरे को टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 एनआरटी मिल गई। ठीक है, हाँ जी सर। ठीक है। यस सर, करेक्ट। तो ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब बात करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल लिखना है तो ये जो मैंने लिखी थी 3/2 टाइम्स NRT, ये 1 मोल के लिए थी, नहीं N मोल्स के लिए थी ये, हाँ जी, है ना। हाँ जी सर। तो अगर मैं इनको 1 पुट कर दूंगा वन मोल क्या तो ये 1 मोल के लिए आ जाएगी। ठीक, राइट सर। और अगर मैं 1 मोल यानी कि कितने तो 6.023 into 10 मॉलिक्यूल्स के लिए ना, हाँ जी तो सर। एक मॉलिक्यूल की निकालनी है डिवाइडेड बाय 6। तो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल मेरे को निकालनी है, तो इसको मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं। हाँ जी सर, कर दीजिए। इसको हम लिखते हैं 3/2 k t, where k is called Boltzmann constant, हाँ जी। और इसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। राइट सर। डिवाइडेड बाय 6.0। ये पर मोल होता है 6.022 इंटू 1023 पर मोल, और ये वाली वैल्यू सॉल्व करके 1.38, ये वाली वैल्यू सॉल्व करके 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन आती है। ये आप चाहे तो याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये R/N याद रखें। हाँ जी सर। एक मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी थ्री बाय टू KT आती है, वेयर इट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, हाँ जी सर। अब एक मॉलिक्यूल की जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 3 डायरेक्शन के रैंडम मोशंस की वजह से, और वो तीनों डायरेक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से और इक्वली लाइकली है ना। हाँ जी सर, करेक्ट। हम कहते हैं कि इसमें द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डायरेक्शन ऑफ मोशन x, y एंड z मस्ट बी इक्वल, है ना। हाँ कोई जी भी सर, डायरेक्शन बायस्ड नहीं है, करेक्ट राइट। सर। Therefore, the kinetic energy associated with
मोशन इन वन डायरेक्शन इज हाफ kT। इसका 1/3 है ना? हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी एनर्जी। जो ये कहता है कि जो भी टोटल काइनेटिक एनर्जी है हमारी मोशन की, वो सभी डायरेक्शंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ठीक है, यस सर। द टोटल एनर्जी of a gas molecule is equally distributed among all its degree of freedom. What is the degree of freedom? So degree of freedom is the way it can possess energy of motion, है ना? हाँ जी सर। तो ट्रांसलेशन के लिए 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं, तो 3 ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम बनी जाती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ ways in which motion is possible. The number of independent ways in which the motion is पॉसिबल। possible. ठीक है, हाँ जी सर। फॉर एग्जाम्पल a simple point like object in space a simple point like object in space can have 3 independent directions हाँ जी। of motion, है ना? राइट सर। So we say that it has 3 translational Translational degrees of freedom. If यस an सर। object is bound to move in a plane, then it will have only 2 degrees of freedom. If an object is constrained to move on a straight line, it will have only 1 वन degree of freedom. ठीक है, यस सर। अगर पॉइंट लाइक है तो उसके पास केवल ट्रांसलेशन पॉसिबल है, लेकिन पॉइंट लाइक नहीं है तो इफ द ऑब्जेक्ट हैज फाइनाइट साइज देन उसके पास रोटेशन भी हो सकती है। सकती है। तो अगर एक मोनोटॉमिक गैस है, हाँ जी। अगर एक मोनोटॉमिक गैस है तो मोनोटॉमिक गैस इज सिंपली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होती हैं, ओनली ट्रांसलेशन। हाँ जी। लेकिन अगर मेरे पास एक डाई एटॉमिक गैस है तो हाँ डाई जी। एटॉमिक गैस मतलब मेरे पास 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस बॉन्ड होगा ना इनके बीच में बना हुआ। हाँ जी सर। तो ये जो है ये वाला अरेंजमेंट रोटेट भी कर सकता है। हाँ जी। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट तो रोटेशन इसकी बेकार है, लेकिन ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। हाँ जी सर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ?
क्योंकि अगर एक्स एक्सिस के वो रोटेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे तो जीरो आएगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू आर स्क्वायर होता है, और r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। पैरेलल है तो ये। अगर एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो ही है, पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं। हाँ जी सर। लेकिन वाई एक्सिस से तो डिस्टेंसेस है ना दोनों के, यस सर है ना। यस सर। अगर मैं तेरे को ये क्वेश्चन दूं कि एक पॉइंट मास है m1, एक पॉइंट मास है m2, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, तो निकाल लोगे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लेके। यस सर। लेकिन अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछूंगा इसका, तो नहीं निकाल पाओगे ना, जीरो आंसर बता दोगे ना। हाँ जी m1 सर। का भी डिस्टेंस जीरो है इस ऑरेंज लाइन से, और m2 का भी जीरो है इस ऑरेंज लाइन से। यस सर। तो डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के पास हम ये बोलते हैं कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। 3+2, 3 ट्रांसलेशन की वजह से, 2 रोटेशन की वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाइब्रेट भी कर सकता है। हाँ जी सर, वाइब्रेटरी मोशन हमने नहीं पढ़ा। ये बेसिकली इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ऐसा है, स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, और दे कैन वाइब्रेट लाइक दिस। तो इफ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो इस वाइब्रेशन की वजह से इसके पास एक एडिशनल एनर्जी होगी और इसके पास एक एडिशनल एनर्जी और हो गई, है ना। हाँ जी सर। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से मानी जाती है। बेसिकली वाइब्रेशनल मोड एक है, लेकिन उस वाइब्रेशनल मोड की वजह से जो एनर्जी आएगी वो हमारी डबल आएगी, मतलब इसके पास भी आएगी और इसके पास भी आएगी। तो हम कहते हैं 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज हैं, 2 रोटेशनल डिग्रीज हैं, और हाँ एक जी। वाइब्रेशनल मोड पॉसिबल है। और इस वाइब्रेशनल मोड को हम 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बिकॉज हर एक वाइब्रेशन की वजह से 2 मतलब डिग्रीज मानी जाती हैं। 2 इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि जब वाइब्रेट करेगा तो एक काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। स्प्रिंग हमारा बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करेगा तो स्प्रिंग के अंदर भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी, वो भी वेरी करने लग जाएगी। हाँ जी सर। तो ये आपको याद रखना है। एक डायटोमिक गैस जो है उसके पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्री होती हैं, 2 रोटेशनल डिग्री होती हैं, और 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी होती है। ठीक है। यस सर। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है। अगर एक डायटोमिक गैस बहुत लो टेम्परेचर पे है हाँ जी। तो उसमें केवल ट्रांसलेशन पॉसिबल होता है, रोटेशन और वाइब्रेशन होती ही नहीं। होती। तो उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते ही नहीं, रोटेट भी करते ही नहीं। सिर्फ ट्रांसलेट। तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 देखने को मिलेंगी जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो। हाँ जी सर। एट मॉडरेट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के ऑर्डर के, आपको ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन देखने को मिलेगा, और आपको 5 डिग्री फ्रीडम देखने को मिलेंगी। हाई टेम्परेचर पे। एट वेरी हाई टेम्परेचर वाइब्रेशंस भी आ जाएंगी, हाँ जी सर। और आपको 7 3+2+2 7 डिग्री फ्रीडम देखने को मिलेंगी। ठीक है। हाँ जी सर। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। सर बट अगर पॉलीटॉमिक गैस ले ले तो? पॉलीटॉमिक भी ले लेते हैं। अब पॉलीएटॉमिक गैस में पॉलीएटॉमिक गैस के अंदर दो तरीके की ज्योमेट्री हो सकती है। एक लीनियर ज्योमेट्री हो सकती है और हाँ एक जी। नॉन लीनियर हो सकती है। अगर लीनियर ज्योमेट्री है तो ऐसा, हाँ जी। तो अगर ऐसा है तो रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट भी नहीं हो सकती, वाई और जेड के अबाउट हो सकती है ना। यस सर। तो 3 ट्रांसलेशन आएंगी, 2 रोटेशन। 2 रोटेशन आएंगी। ठीक है। यस सर। और वाइब्रेशन में इसमें
वैसे तो मेरी नॉलेज के हिसाब से जब इसकी वाइब्रेशन की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पॉसिबल होते हैं हाँ जी। और उनकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता, बट कुछ टेक्स्ट मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा लिखा रहता है कि अगर ये एटम्स हैं हमारे पास तो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका 3 टाइम्स कर दो, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका ठीक 3 है। टाइम्स कर दो तो उतने हमारे पास टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आती हैं, उसमें से ये माइनस कर दोगे तो उतने वाइब्रेशनल मोड बच जाते हैं आपके पास। तो 3n है तो n 3 है तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से 5 माइनस कर दिया तो 4 वाइब्रेशनल मोड बच जाएंगे आपके पास। और हर यस एक सर। वाइब्रेशनल मोड की 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं तो 8 वो ऐड हो सकते हैं, ऐसा पता है। लेकिन मैंने कभी इसके ऊपर कुछ जेन्युइन टेक्स्ट देखा नहीं, इसलिए मैं इसके आगे की काउंटिंग बताता नहीं। ये कन्फर्म्ड है 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन। रोटेशन। वाइब्रेशंस के ऊपर क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं पूछे जाते, मतलब उसके अंदर आई डोंट नो क्या घपला है या कोई रिसोर्स ठीक नहीं है या कोई अभी। लेकिन हाँ अगर जी एक सर। नॉन लीनियर होगी तो अब एक्स एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट इनर्शिया 0 नहीं आएगा, है ना। हाँ जी सर। तो इसके पास 3 ट्रांसलेशन और तो 3 रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, ठीक है। हाँ जी सर। 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन एंड ऑब्वियसली वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। ठीक। यस सर। तो ये पॉलीटॉमिक के बारे में बात हो गई। और तो अब हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ऐसा देखा कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाँ जी। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री of freedom for a molecule is 1/2 kT, यस सर। where K is Boltzmann constant, ठीक है। हाँ जी। So if there are f degrees of freedom हाँ जी। for a gas molecule, then the total energy of one gas molecule will be f times half kT, है ना। हाँ जी सर। So this is the average energy of one gas molecule, f times half kT, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ। मॉलिक्यूल अगर हाँ जी। बात करें 1 मोल की सो तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 एवोगाड्रो नंबर पॉइंट। से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। हाँ जी। एवोगाड्रो नंबर इंटू एफ इंटू हाफ के टी, 80। यस और सर। एवोगाड्रो नंबर इंटू के इज गैस कांस्टेंट आर और यस सर। टाइम्स हाफ आर टी। So this is the average kinetic energy for one molecule, 1 mole, ठीक। यस सर। और अगर मैं n मोल्स की एनर्जी की बात करूं एंड टू एंड कर देंगे बस। तो ये बन जाएगी F/2nRT, और इसको हम बोलते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के बिहेवियर के बेस्ड है ना ये। हाँ जी सर। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेट इज एन F/2nRT, where F is the number of degrees of freedom. आर
सर तो इसको हम F/2 PV भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम F/2 PV भी लिख सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो अगर मैं बात करूं एक मोनोटॉमिक गैस की, हाँ जी। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो आ जाएगी 3/2 nRT, क्योंकि मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। अगर एक डाईटॉमिक गैस की बात करें हाँ जी। एट मॉडरेट टेम्परेचर, यूजुअली हम मॉडरेट टेम्परेचर पे डिस्कशन करते हैं, तो डाईटॉमिक गैस एट मॉडरेट टेम्परेचर तो ये हो जाएगी 5/2 nRT। NRT। ठीक है। यस सर। तो ये हमने एक एस्टिमेट लगा लिया कि ये एनर्जी आनी चाहिए। हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। तो मैंने आपको आइडियल गैस का एक बिहेवियर एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और मैंने एक मॉडल प्रेजेंट किया आपके सामने जिसमें मैंने कुछ एजम्पशंस ली कि भैया गैस मॉलिक्यूल्स का साइज निग्लिजिबल मान लेते हैं, उनके बीच के इंटरेक्शंस को इग्नोर कर देते हैं, और एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज मान लेते हैं जो कि इतनी रैंडम है कि ऑन एन एवरेज वेलोसिटीज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक ही जैसी रहती है। और मैंने उसके बेसिस पे ये सोच के कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स दीवारों से कोलाइड कर रहे होंगे तो इतनी फोर्स ऑन एन एवरेज एक्सर्ट कर रहे होंगे, उससे मैंने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। हाँ जी सर। ठीक है, प्रेशर कैलकुलेट किया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट मेरा 2/3 टाइम्स ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया, और बाय आवर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस हमने उसको टेम्परेचर से ऑलरेडी रिलेट किया हुआ था, P v = nRT। तो हमें हाँ समझ जी। में आया कि टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी से रिलेट हो रहा है, और वो अच्छा भी लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर अल्टीमेटली है तो एनर्जी के लेवल का ही रिप्रेजेंटेटिव है ना। सो हाँ जी। नाउ हाँ वी जी सर। अंडरस्टैंड कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है टेम्परेचर, है ना। सर करेक्ट सर। अब आपको समझ में आता है कि जब आप टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस की बात करते हैं तो आप उसके मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। यस सर। ठीक। हाँ जी सर करेक्ट। तो इसके साथ हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ी सी एक और इम्पॉर्टेंट इसमें डिस्कशन है, दैट इज अबाउट द स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में थोड़ी सी एक बात अच्छी सी, उसको हाँ जी मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड पढ़ते हैं। पढ़ाया तुम्हें क्लास में सर, पता नहीं सर। मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन? मैक्सिफिलियन सब मेरे ख्याल से मुश्किल ही है। केमिस्ट्री में पढ़ाया हो? मैक्सिफिलियन। Maxwellian distribution of the speed of gas molecules. ऐसा तो नहीं, हमेशा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कुछ था ऐसा। ऐसा कुछ नहीं था, मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन था। चलो ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझनी है। हाँ जी। एक तो ये, वो स्टेटमेंट मैं दोबारा से दे रहा हूँ आपको कि द गैस मॉलिक्यूल्स मूव हाँ randomly, जी। gas molecules move randomly हाँ जी। in all possible directions हाँ जी। with all possible velocities, है ना। यस सर। अब at any temperature, हाँ जी। at any given temperature, the distribution of the velocities हाँ जी। among the molecules
रिमेन सेम। मतलब इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं और अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज करते रहते हैं। इलास्टिक कोलिजन्स हो रहे होंगे ना, तो हाँ इलास्टिक जी। कोलिजन्स हो रहे होंगे तो वेलोसिटीज इंटरचेंज कर रहे होंगे, है ना। हाँ जी सर, करेक्ट। तो ड्यू टू कोलिजन्स गैस मॉलिक्यूल्स कीप ऑन चेंजिंग देयर वेलोसिटीज। मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल हमेशा एक ही स्पीड से नहीं चल रहा। ये फिक्स नहीं है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल कौन कौन सी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इतने परसेंट लोग इतनी स्पीड से चल रहे हैं, ये फिक्स्ड है, ठीक है। हाँ जी सर। स्कूल की टोटल पॉपुलेशन फिक्स्ड है, कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है ये फिक्स नहीं है, यस सर। है ना। या हाँ फिर जी सर। कौन एब्सेंट है ये फिक्स नहीं है, ओवरऑल एब्सेंटीज की लिस्ट फिक्स्ड है, यहाँ भी टोटल एब्सेंट लोग इतने आने वाले हैं, राइट। हाँ जी तो सर। तो ड्यू टू कोलिजन द स्पीड्स of individual molecules keep on changing, but the overall distribution remains the same। ठीक है। तो ये हाँ समझ जी सर। कि ये कि तेरे पास डेटा है। क्या डेटा है कि मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल। हाँ जी। जैसे वो स्टैटिस्टिक्स में करते थे ना कि हाँ कोई जी। पर्टिकुलर वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। हाँ जी। तो कोई भी डेटा सेट है, कोई भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 5% लोगों के पास है, हाँ और जी। 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, इनफैक्ट ये एग्जैक्ट 10 नहीं, 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी रेंज में 5% मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। हाँ जी। और से 15% से 20% की वेलोसिटी रेंज में 8% मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। 20 से 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड रेंज में 2% ही मूव कर रहे हैं। हाँ जी। और 25 से 30% में या फिर ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, और फिर 25 से 30 की रेंज में 15% लोग मूव कर रहे हैं। हाँ 30 जी। से 35 की रेंज में फिर 8% मूव कर रहे हैं। 35 से 40 की रेंज में 5% मूव कर रहे हैं। 40 से 45 की रेंज में 2% मूव कर रहे हैं। और सपोज ये टोटल 100 हो गया, मैंने गिना नहीं, वैसे ही रैंडमली लिख दिया। हाँ तो जी। आपको कुछ इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है हमेशा। इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहता है कि बहुत लो स्पीड से चलने वालों की परसेंटेज भी बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और बहुत हाँ हाई जी। स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स एक मीडियम रेंज ऑफ वेलोसिटी से चल रहे होंगे। हाँ जी सर। और ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी ही होती है। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। यस सर। जैसे तू अपने स्कूल के अंदर एक डेटा कलेक्ट करे, तो सपोज एक आईक्यू टेस्ट ले और उसके एनालिसिस करे कि तुम्हारे स्कूल में मतलब आईक्यू किसकी कितनी है। तो बहुत लो आईक्यू वाले बच्चे भी बहुत कम मिलेंगे, और बहुत ज्यादा आईक्यू वाले बच्चे भी बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर बच्चे तेरे को एक मीडियम रेंज ऑफ आईक्यू में मिलेंगे, है ना। हाँ जी सर। अनलेस कि तुम्हारा डेटा ही स्क्यूड हो, मतलब तुम्हारे स्कूल में सेग्रीगेट कर रखे और एक सेक्शन टॉपर्स का बना रखा और खाली उस सेक्शन में जाके तुम मतलब डेटा एनालिसिस करेगा तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन पूरे स्कूल के ऊपर तो अगर डेटा एनालिसिस करेगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत रेयर होती हैं। हाँ जी सर। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम एक प्लॉट बनाते हैं, इसको मैक्सवेलियन प्लॉट ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं। और ये जो प्लॉट मेरा बन रहा है, ये बन रहा है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं मैं, और 1/n dN/dV इधर ले रहा हूं। ये क्या चीज है मैं बताता हूं। तो हाँ n जी। क्या है, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स,
एन गैस क्या है? टोटल नंबर ऑफ टोटल। गैस मॉलिक्यूल्स। हाँ जी। dn क्या है? a small number of molecules which are moving in the velocity range v plus v to v plus dv। तो ये velocity range है हाँ जी। और ये dn by n है ना, परसेंटेज। करेक्ट सर। तो dn by n क्या है? डिफ्रैक्शन। dn by n क्या स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहा? डिफ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। molecules moving in the range v to v plus dv। ठीक है। हाँ जी सर। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका ऐसा आता है और ये बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड सा ग्राफ है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी ही होती है। हाँ जी नॉर्मल सर। मतलब स्क्यूड नहीं है ना यार, मतलब ऐसा ही होता है ना। एक्सट्रीम वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। कम है। ठीक है। हाँ तो जी सर। ये एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जब आप आगे जाके फाइनेंस सेक्टर में जाओगे ना, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे इस तरीके। इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इस तरीके की चीज़ें। बिकॉज वहाँ पे कोई एग्जैक्ट लॉज नहीं है आपके पास गवर्न करने वाले, दुनिया में क्या चल रहा है ना। हाँ तो जी। हाँ जी सर। लोगों का बिहेवियर कैसा है, मतलब मार्केट में, तो मतलब वो एक आपके पास कोई एग्जैक्ट पिक्चर नहीं होती। तो आप एक रैंडम डेटा देख के काम करती हो कि हाँ भैया ऑन एन एवरेज ऐसा है। तो हाँ जी सर। इसमें एक वेलोसिटी ऐसी है जो सबकी फेवरेट है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो स्पीड से चल रहे हैं ना। यस सर। करेक्ट। इसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सर मतलब मोड हो गया एक तरीके से। मीन मीडियन मोड क्या होते हैं ये? सर मोड सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा जो हाँ, सबसे तो ये ज्यादा एक तरीके से रिपीटेड है। आपके डाटा का मोड हो गया। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। और इसकी वैल्यू एक पूरा ब्रांच है मैथ्स की, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उससे कैलकुलेट की जाती है। और इसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 2 RT/m, where R is universal gas constant, T is absolute temperature and m is the molecular mass। ठीक है। यस सर। एक मॉलिक्यूलर मास। वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं RMS, रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी का मतलब है मीन। रूट ऑफ मीन मीन वेलोसिटी। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। तो इंडिविजुअल वेलोसिटी के स्क्वायर किए हाँ जी। फिर मीन निकाला। और उनका मीन ले लिया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है। हाँ जी सर। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। और अगर आप देखें तो ये ही वो वाली वैल्यू है जो काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं? यस सर। यस सर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऐसी लिखी थी हमने, देखी थी ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। हाँ जी सर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या आती? समेशन हाफ MI एन। VI स्क्वायर्ड का करेक्ट एवरेज सर। ना, हाँ जी सर। डिवाइडेड बाय n। क्यों? हाँ जी सर, यही दिया था हमने। नंबर है ना। हाँ तो जी। अगर मैं, और ये वाली वैल्यू हमारी 3/2 RT के बराबर आती है 1 मोल के लिए, है ना। यस सर, हमने जो एक मोल डाला था तो है ना। 1 मोल के लिए ये वाली वैल्यू 3/2 RT के बराबर आती है। हाँ तो जी सर, आती है। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर लूं, ऊपर और हाँ नीचे, जी। ठीक है, यस और सर। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूं, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी बनाना चाहते हैं। तो वो जो वैल्यू है हाफ MI VI स्क्वायर, वो काइनेटिक एनर्जी बन गई ना मेरी। हाँ जी सर, बन गई।
और वो 3/2 RT के बराबर है मेरी, क्यों? यस सर, अभी तक। 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, हाँ जी। वी या फिर ऐसा करते हैं ना, यहाँ से m बाहर ले लेते हैं, हाँ जी सर, नीचे उससे यहाँ से ये भी m कर बाहर सकते ले लेते हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, तो समेशन m/2 आ जाएगा और VI² आ जाएगा, समेशन VI² को हम, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT जब लिखते हैं तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, इसमें बाय एन नहीं आता, ये मैंने गलत किया। जब मैं ये 3/2 RT लिख रहा हूँ, 3/2 R2 टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, टोटल टोटल। सर। बट ये एवरेज का साइन बना रखा हमने, काइनेटिक क्या है? एवरेज एनर्जी है लेकिन टोटल है, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी मॉलिक्यूल्स टेकन टुगेदर, वन मॉलिक्यूल की तो नहीं है ना ये, नहीं सर। वन मॉलिक्यूल की तो नहीं है ना, वन मॉलिक्यूल की होती तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करता मैं, है ना। हाँ जी सर, करेक्ट। तो मैं एक बार VRMS को दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पे जरा VRMS को ठीक करके लिखते हैं। तो VRMS को मैंने कैसे डिफाइन किया, रूट ऑफ मीन वी ऑफ आर। स्क्वायर्स। तो अगर n टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स थे, तो हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड का स्क्वायर किया, ऐड कर लिया, n से डिवाइड कर लिया, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, मास हाँ ऑफ जी मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। सर, 2 भी ले लेते हैं कि? हाँ, तो 2 भी ले लेते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन हाफ mi/vi² i = 1 to n, हाँ जी। ठीक है, और यस सर। डिवाइडेड बाय mi/n। अब n ले लेते हैं 1 मोल एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, हाँ जी। तो ये तो बन जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एवोगैड्रोस नंबर विल बी मोलर मास। mi यस क्या सर, था, यस मास सर। ऑफ वन मॉलिक्यूल, n को मैंने ले लिया एवोगैड्रोस नंबर, 1 मोल, बराबर। तो 1 ये मोल मेरा बन गया। मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और हाँ ये जी। 1 मोल की टोटल एनर्जी, यस और सर, 1 मोल इसको की 3 टोटल पर। एनर्जी 3/2 RT सर 3 RT लिख देते हैं। इंटू 2 भी है एक, हाँ जी, तो 3 RT। स्क्वायर रूट ऑफ 3 RT/m आ गया, है ना। हाँ जी सर। तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू है, √3 RT/m, ठीक। यस सर, करेक्ट। रूट मीन और स्क्वायर। इसके अलावा एक हम टर्म और डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब है जो नॉर्मल एवरेज स्पीड होती है, समेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिया आपने ith पार्टिकल की, हाँ उसको जी। सम किया, डिवाइडेड बाय n कर लिया, ये एवरेज स्पीड होगी, अर्थमेटिक मीन लिया, और इसकी वैल्यू होती है √8 RT/πm। ये आपको याद रखना है, ये पढ़ाया पता नहीं पढ़ा तेरे को स्कूल में। सर ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमने कभी मोशन वगैरह में पढ़ा था ना? अम्म, पढ़ा होगा, मतलब वो एक ऐसी एवरेज आती है, मैंने ऐसे तेरे को मीन्स पढ़ा है, इनके अर्थमेटिक मीन होता है, हार्मोनिक रूट होता है, ऐसे करके। अच्छा अच्छा, सर लेकिन याद सा आ रहा था। ठीक है, हाँ जी सर, करेक्ट। तो ये मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड के बारे में बात हो गई, ये इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। और इसके बाद हमारा गैस के बारे में और थोड़ी सी बातें बाकी हैं, और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तो ऐसा करेंगे, इसको कल करेंगे अपन बाकी का सेशन, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी सर। तू एक बार ना यार, क्या कहते हैं, मतलब रिवीजन, तू ये करंट चैप्टर्स पढ़ रहा है ना, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि तेरे को टाइम नहीं मिल सर रहा, सीधे एग्जाम ही आने वाला है। सर मैं क्या सोच रहा था कि अभी मैं केमिस्ट्री, मैथ्स और सारे सब्जेक्ट पढ़ रहा था हम्म 2028 तक। हम्म तो 21 से मैं सिर्फ फिजिक्स पे ही ध्यान दूंगा 1 हफ्ते के लिए। हम्म तो ताकि सर मेरे, क्योंकि केमिस्ट्री वगैरह में भी 1 1 दिन की छुट्टी है, तो उन पे मैं भी ध्यान दे रहा था। हाँ ठीक है, तो ऐसा करते हैं,
तेरा ये वाले चैप्टर में अब मेरे को कल मैं तेरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस करके तेरे को थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर दूंगा। हाँ जी, ठीक ठीक है, है तो सर। 1.5 घंटा कल बैठते हैं हाँ और जी। क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स में एंटर कर जाते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है तेरा हीट ट्रांसफर वाला, कंडक्शन रेडिएशन, उस पर काफ़ी क्वेश्चंस आने की मुझे उम्मीद है, पूछा जा सकता है, तो वो कर लेंगे। तो मुझे लगता है इस वीक तक तेरा मैं ये चैप्टर्स तो करा ही दूंगा सारे के सारे। हाँ जी सर, फिर तो बढ़िया। मैं 20 तारीख तक तेरा पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद फिर तो 21 से अपना रिवीजन शुरू करेगा, तो अपनी डाउट क्लासेस मेरे कर साथ, लेंगे। है ना? हाँ जी सर, हाँ जी। चल ठीक है, ठीक है। बाय सर। ये बेटा। बाय सर।